नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका मेरे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। भाऊ नमस्कार। आज हम इस भाऊ आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो अमेरिका के एक अखबार ने कोई रिपोर्ट छाप दी कि फेसबुक में कुछ ऐसी चीजें छपती हैं भाजपा नेताओं की या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की, कि जिनको हटाया नहीं जाता है पॉलिसी वाइज। हम्म। और यहाँ की कोई इनकी पब्लिक डायरेक्टर है, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कर्मचारियों को कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं की हम टिप्पणियां हटाते हैं तो हमारे कारोबार पर इसका असर पड़ता है। और इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने, खासतौर से राहुल गांधी, जो बिल्कुल एक पूंछ पकड़ने को तैयार रहते हैं हर चीज की, और उनको जैसे एक बहाना मिल जाता है तो उन्होंने दो तीन बातें कही हैं। तीनों पर हम सिलसिलेवार बातचीत करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनके जरिए जो नफरत है वो फैलाई जाती है और फेक न्यूज फैलाई जाती है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिकन मीडिया ने इस चीज का खुलासा किया है। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि ये विदेशी मीडिया पर ही इतना भरोसा क्यों करते हैं? शायद वही तो इनके रिपोर्टर रहेंगे यहाँ के। जी। जो लोग चिल्ला रहे हैं वही तो उनका रिपोर्टर रहते। ये एक जिसको क्रिमिनोलॉजी में मोडस ऑपरेंडी बोलते। कोई गुनहगार रहता है तो उसका एक तरीका होता है काम करने का। वो जी। पॉकेट मार रहेगा, कोई चेन स्नैचर रहेगा, तो उसका एक तरीका रहता है। अगर आपको जी। उसको डिटेक्ट करना है, पकड़ना है, तो पुलिस उसकी वो मोडस ऑपरेंडी ढूंढ निकालती है कि भाई ये जी। कोई पुराना पुराना हिस्ट्री शीटर है क्या। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स है या वॉल स्ट्रीट जर्नल है या वॉशिंगटन पोस्ट है, ये तो हिस्ट्री शीटर है, आप जानते हैं। मैं इनको जी। जी। हिस्ट्री शीटर बोलता हूँ। ये बार बार वही तरीके से गुनाह करते। तो इनका एक तरीका हुआ है। टाइम मैगजीन है, मैंने आपको पिछले एक बार बताया था जी। कि इनका एक तरीका होता है। कहीं से एक छोटी सी बात निकालेंगे, वो फिर 10 3 4 जगह चलाएंगे और फिर उस पर एक बड़ा रिपोर्ट बन जाएगा। और फिर वो रिपोर्ट दुनिया भर के जो लिबरल्स है, संपादक एडिटर जो बैठे हैं, एंकर है, वो उठाएंगे और उस पर हल्ला गुल्ला मचाएंगे। हम्म। तो ये कोई नई बात मैं नहीं मानता। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। लेकिन आपको शायद 30 साल पुरानी एक बात बता दूं। जी। पटना के कोई आईएएस अधिकारी कमिश्नर थे, तो उन्होंने गंगा में या गंगा में ही शायद बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें इतना बढ़िया काम किया कि उनको मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किया था। ओके। नाम में याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बड़ा इतना टाइम मैगजीन ने उनको सम्मानित किया था। बाद में जाकर 2 साल में ऐसी बातें निकल कर आई कि इन्होंने उसमें बड़ा फ्रॉड किया था। ओहो। और जब उसकी इंक्वायरी चालू हो गई तो ये आईएएस और इतने बड़े अफसर होकर भी लापता हो गए थे। तो ये किसको सम्मानित करते हैं, ये पहले आप समझ लो। देखो, जी। कानून में या कोर्ट कचहरी में जो काम चलता है, तो आप किसी को आपका बोलते साक्षीदार करके लाते, विटनेस करके लाते, तो पहले वो कितना सच्चा है वो तब ढूंढा जाता है। अदर साइड भी उसको सवाल पूछती है कि भाई तू कितना सच्चा है पहले बोल, तब जाके कोर्ट तुझ पर भरोसा करेगी। तो सही है। आप राहुल गांधी ने जिनको विटनेस करके आगे लाया है, टाइम मैगजीन ले लो।
एक साल पहले जब हमारा लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस वक्त इसी टाइम मैगजीन ने द ग्रेट डिवाइडर करके मोदी की प्रतिमा मलिन करने की कोशिश की थी। और उसका राइटर लेखक कौन था? तो वो पाकिस्तानी था। जी अजीब बात देखो, जो देश में, हमारे इतने बड़े देश में इतने जर्नलिस्ट है, अंग्रेजी है, सब लोग है, वो छोड़कर पाकिस्तान का कोई लिखता है और उसको कवर स्टोरी बना देते। जी अब जी 2-3 महीने के बाद जब चुनाव खत्म हो गया और मोदी फिर से बड़ी तादाद में चुनकर बीजेपी के एमपी आ गए, उसके जी बाद उसी टाइम मैगजीन ने दूसरी स्टोरी बनाई कि ग्रेट यूनिफायर। यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 6 महीने 4 महीने पहले हमने ग्रेट डिवाइडर बनाया था, या हाँ तो हम उस वक्त पागल थे या झूठे थे, हाँ या तो आज झूठे हैं। तो ऐसा जी जो विटनेस होता है, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, कोर्ट भी भरोसा नहीं करती। इसलिए मैंने आपको ये मोडस ऑपरेंडी बता दी, ये कैसा फैलाया जाता है। अभी और एक बात बता दूं, संजीव भट्ट नाम के आईपीएस अधिकारी थे गुजरात में। जी जब गुजरात का मामला 2002 के बाद शुरू हुआ, तो मीडिया ने बाद में उठाया, लेकिन मीडिया को पहली झूठी अफवाह किसने दी? उसका नाम संजीव भट्ट आईपीएस था। ये बिल्कुल आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने बताया कि जो गोधरा में कांड हो गया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े पुलिस अफसरों की मीटिंग उनके बंगले पर बुलाई और वहां बताया कि भाई, हिंदुओं का गुस्सा चरम सीमा पर है, तो 2-3 दिन उनको जो करना है वो करने दो, बाद में हम्म। कंट्रोल करो। इसको लेकर इतना, समझो 5-6-7 साल नाटक चल रहा। फिर जी जब तीस्ता सेटलवाड ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर एसआईटी मांगी और एसआईटी ने ढूंढकर निकाला कि ये संजीव भट्ट झूठा है। देखो बात कैसे, इन्हीं के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसआईटी मांगी। मेरा ख्याल है शायद कार्तिकेय नाम के रिटायर्ड सीबीआई अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में वो एसआईटी बिठाई गई थी। और वो जी जी एसआईटी ने क्या ढूंढ निकाला कि ये आईपीएस अधिकारी जो संजीव भट्ट है वो झूठा है, वो उस मीटिंग में था ही नहीं। अब ये झूठे सबूत कैसे पैदा करते, देखो संजीव भट्ट ने हम उस मीटिंग में थे ये बताने के लिए अपने ड्राइवर का एक एफिडेविट, प्रतिज्ञा पत्र सबमिट किया था कि मैंने साहब को लेकर चीफ मिनिस्टर के बंगले पर छोड़ा। अब एसआईटी ने क्या ढूंढ कर निकाला कि जिस दिन वो मीटिंग हुई और संजीव भट्ट का कहना है कि वो उस मीटिंग में थे और इसी ड्राइवर ने छोड़ा था, वो ड्राइवर उस दिन गुजरात में भी नहीं था, वो तो महाराष्ट्र में गुजरात के पास डहाणू में था, थाना डिस्ट्रिक्ट में था। ये इतने झूठे, इसलिए मैं इसको मोडस ऑपरेंडी बोलता हूँ। झूठ फैलाने की एक मोडस ऑपरेंडी है। तो ये करेंगे क्या, एक कोई तो छोटा इल्जाम लगाएगा, उस पर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर कोई एक बड़ा मीडिया उसको उठाएगा और उस पर से राहुल गांधी बोलेंगे या चिदम्बरम बोलेंगे। ये तो मोडस ऑपरेंडी है। इसलिए हमको यहां तक आना पड़ता है कि हाँ, जबकि राहुल गांधी बोले हैं या तो कोई अमेरिकन बड़ा न्यूज़पेपर बोला है, तो अपने आप वो झूठ है। ये क्या बोलते हैं हम उसको, मूछ पट्टी जो होती है, जी निकष जी जो होता है, वो ये बन जाता है कि इसने कहा, इसका मतलब ही झूठा है। तो इसलिए ये जो मैं न्यूज पढ़ी मैंने, तो मैंने पहले फटके से मान लिया कि ये झूठ है, क्योंकि वो वॉशिंगटन क्या बोलते हैं उसको, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है। जी जी अगर ये दूसरा कोई छापता हो तो मैं मान लेता कि इसमें कुछ ढूंढना चाहिए, भाई इसमें कोई सच्चाई है क्या? क्योंकि एक आदमी झूठा ही बोलता है। अगर वो आदमी, मैंने एक बच्चे से, हमारा भांजा था, छोटा था, वो स्कूल में जाकर कुछ जोक सुनकर आता था और कुछ भी पूछ लेता था। तो एक बार उसने पूछा कि जब आदमी शराब पी लेता है तो लड़खड़ाते चलता है, ठीक ढंग से नहीं चलता। तो हाँ मालूम है, उसमें क्या है? तो बोला अगर सांप है वो शराब पी ले तो वो कैसा चलेगा? तो मैंने बोला ये अजीब
अजीब सवाल है, क्या बात कर रहे हो? नहीं बोला, वो बिल्कुल सीधा चलेगा, या तो टेढ़ा मोड़ा चलता है। अगर सांप शराब पी ले तो उस दिन वो कैसा चलना है भूल जाएगा और सीधे चलते जाएगा। तो ये लोग जो है, ये जब कोई बोलते हैं और हमको वो झूठ लगता है तो मान लो कि वो सच है। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी ने मामला उठाया है, जिसको विटनेस करके खड़ा किया है, उसी से वो सिद्ध हो जाता है कि ये झूठ है। तो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इंडियन मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं। ये बिल्कुल अजीबोगरीब दास्तान, तो नहीं, वो ये तो अजीबोगरीब हाँ दास्तान है ये। हाँ बिल्कुल, ये अजीब दास्ता ही है। मैंने बोले, हमारे देश की जो राजनीति है कांग्रेस बीजेपी में चल रही, एक दूसरे पर आरोप लगाने की, वो अजीब दास्ता है। वो कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, वो चलाने वाले को ही मालूम नहीं है। खुद राहुल गांधी को भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी मंजिल क्या है। वो देश की चिंता करते हैं, खुद की पार्टी की चिंता नहीं करते। आइंस्टाइन बोलता है, जो लोग छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बात सीरियसली नहीं लेते, उनकी बड़ी बातों पर कभी भरोसा ही मत करो। ये आइंस्टाइन बोल रहा है, भाऊ तोरसेकर नहीं। हम्म। तो अब देखो कि बाकी के लोग छोड़ दो, राहुल गांधी पर कांग्रेस ने भरोसा किया तो कांग्रेस की हालत आप देख सकते। और इसी से समझकर जनता उनको दूर रखती है। जी जी जी। लेकिन हम तो अक्लमंद है, इसलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। आम आदमी चर्चा भी नहीं करता, वो बोलता है पागल है, छोड़ दो, जाने दो, ऐसा ही बकता रहेगा। लेकिन हम उस पर चर्चा करते, क्यों? क्योंकि हमको कुछ, किसी में भी कुछ भी है ऐसा लगता है, कुछ तो है। हमारे यहाँ होता है ना कि शरद पवार कुछ भी बोले तो भी चर्चा होती है और ना बोले तो भी चर्चा होती है। जी जी। ये जो तरीका हो गया है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इनकी मोडस ऑपरेंडी हमको समझ लेनी चाहिए। जिस दिन आपको शक आ जाए, अभी देखो ये इतना, हाँ अगर आप समझ लो कि जिस दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ट्रंप हो या मोदी हो उनके बारे में कुछ अच्छा लिखे, तो खुद ट्रंप और मोदी भी डर जाएंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जब तक ये गाली देते हैं, आरोप करते हैं, तब तक ट्रंप हो या मोदी हो खुश है, वो बिल्कुल आराम से रहेंगे, नींद, आराम की नींद सोएंगे कि अपना सब ठीक चल रहा है। जिस दिन ये लोग बोलेंगे कि ट्रंप ने कुछ सही बात की है, उस दिन ट्रंप सो नहीं पाएंगे। ये बात आप समझ लो कि इतना इतना सब हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो बिल्कुल आराम से, जी जी। क्योंकि ये लोग उनको गाली दे रहे, बिल्कुल। तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि ठीक है, ये कोई ना कोई, देखो मैं मराठी तो हूं, लेकिन मैं जिस एरिया से आता हूं, हमारे कोंकण से, मालवणी हमारी अलग एक डायलेक्ट है, भाषा है, जिसको जी जी। मालवणी भाषा बोलते हैं। और दुनिया के सबसे बड़ी अजीब लैंग्वेज है तो हमारी है। तो जी। उसमें जो कहावतें छोटी छोटी गांव में बनी है ना, वो बिल्कुल मजेदार है। वो हम्म। उसमें क्या बोलते हैं, जब हम घर में बच्चे थे और कुछ गड़बड़ करते थे कि समझो हमारे बस्ती में कहीं, हमारे बिल्डिंग में किसी के घर में शादी है या किसी के घर में कोई पूजा है, तो हम बच्चे लोग तो सब उधर उधर जाते आते रहते। तो जी हमारी जी। दादी गुस्से में बोलती है, गावात लगी नडी कुत्र्याक बोवात। का मतलब अच्छा। ऐसा है कि गांव में शादी हो रही है, आप हिंदी में बोलते हैं ना, हम्म। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसा ही उसका अब तरीका है। लेकिन उसके, तो गांव में जब शादी होती है हम्म। तो लाउड स्पीकर लगता है, को ढोल बजते, ताशे बजते, वो सब होता है। तो जो हम्म। कुत्ते होते हैं उनको समझ जी। में नहीं आता कि क्या हो रहा है। या तो कुत्तों की आवाज चलती है, इससे बड़ी आवाज आ रही है, तो इधर उधर भागते हैं, किस पर भी भौंकते हैं। तो उनको क्या पड़ी है, हाँ, ये सवाल दादी को होता था कि आप
तुम बच्चे हो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं, तुम क्यों इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो? तो वो बोलती थी गावात लगीन आणि कुत्र्याक बोवाळ। तो जो कुछ चल रहा है, अब उधर के पेपर में क्या लिखा है छोड़ो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो देखो। वो छोड़ पर राहुल गांधी उन्होंने क्या बताया है, अरे तुम्हारे घर में छोड़ो, तुम्हारे पार्टी में क्या चल रहा है देखो। 1 साल से ज्यादा हो गया, आपके पार्टी को कोई अध्यक्ष नहीं है। एक मराठी में ब्रह्मचारी करके बहुत पुरानी फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, 60-65 साल 70 साल पुरानी फिल्म है ब्रह्मचारी करके। हमारे बड़े लेखक साहित्यिक थे, संपादक थे आचार्य अत्रे, उन्होंने वो लिखी थी स्क्रिप्ट। तो उसमें दिखाया था कि वो सब स्वतंत्रता की लड़ाई चालू, एक जवान उसमें शामिल हो जाता है और जोरों जोरों से स्लोगन देता है, ये करता है वो करता है, तो लोगों को बताता है, कोई मिलता है उसे, भारत माता जो है उसके हाथ पैर में दंड श्रृंखलाएं है, उसको हमको मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है, वो बीमार है, ऐसा बोलता है। तो उसका कोई पड़ोसी जो है वो रास्ते से जाता हुआ दिखता है, अरे तो बच्चा अपना बिल्डिंग का है, तो उसको आके बोलता है, अरे तेरी घर में माँ बीमार है, उसकी दवाई कुछ देखी कि नहीं तूने? तो वो जो बच्चा है वो भारत माँ को करने के लिए निकला है, कुछ स्वतंत्र करने के लिए, और घर में माँ बीमार है, उसके पास कोई उसका ध्यान नहीं है। बिल्कुल उसी ढंग से ये 70 साल पुराना मजेदार फिल्म थी, उसका किस्सा है। देखिए राहुल गांधी वैसे ही है, अपनी पार्टी बीमार है, असल में माँ भी बीमार है, वो जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन ये ट्विटर बजाते बैठे। तो इसके लिए राहुल गांधी जो बात करते हैं वो सीरियस नहीं है, पहले हमको समझ लेना चाहिए। बाकी हाँ, मजाक के लिए आप उठाओ, चर्चा करो, कोई बात नहीं, मुझे वो मजाक की बात लगती है, मजे लेने की बात लगती है। आज सुबह मैं बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देख रहा था इनके बयान पर। सोशल मीडिया में किसी ने कहा कि आपके खानदान ने कितनी नफरत फैलाई है, पहले जरा उसका हिसाब किताब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि सावरकर तो उस समय जेल में गए, नेहरू भी जेल में गए, लेकिन नेहरू 5 स्टार जेल में थे। सावरकर ने कैसा जेल भुगता है, वो उसी सावरकर, वीर सावरकर जी को इन्होंने दबा के रखा सालों साल, उनके बारे में नफरत फैलाई है। आज भी जी राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उन पर जो इधर भिवंडी में केस चल रही है, वो क्या है, वो प्यार की है, नफरत की है? जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए अलग अलग जगह जेल भुगती है और कड़े कष्ट की जेल भुगती है, उनके बारे में नफरत फैलाती है और वो नफरत की बात करते। तो नफरत का मतलब क्या होता है? इनकी जिंदगी नफरत फैलाने में गई है। ये आरएसएस के बारे में क्या बोलते हैं, दुनिया में कोई भी गुनाह हो तो ये आरएसएस पर थोप देंगे। मैं तो किस्मत की बात मानता हूं कि कोई कांग्रेस वाले ने अब तक कोरोना ही आरएसएस ने लाया ऐसा क्यों नहीं बोला है। सुनने के लिए कान तरस गए कि कोरोना के पीछे शी जिनपिंग और आरएसएस के भागवत, इनका कोई कारस्थान है, कोई प्लान है, ऐसा अभी कोई कांग्रेस वाला क्यों नहीं बोला? हमारे कुमार केतकर क्यों नहीं बोले? ये मुझे अजीब लगता है। ये इनके लाइन ऑफ थिंकिंग में आता है कि किसी ना किसी के बारे में नफरत फैलाओ, और जब एक बात समझ लो, आप नफरत से भर जाते हो ना, तो अपने आप भी नहीं रहते। एक्चुअली ये जो नफरत का मामला है, नफरत जब आदमी करता है तो दूसरे की नफरत नहीं करता, वो खुद की नफरत करता है। राहुल गांधी आप समझ लो जरा, वो खुद की नफरत करते हैं, उनको गुस्सा खुद पर है कि मैं क्यों नहीं पीएम बन सका, कांग्रेस तो बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, फिर भी मैं क्यों नहीं कर सका। तो जो मुझ में कमी है वो मैं दूसरे में ढूंढना चाहता हूं।
तो जी उसके जी लिए छोटी छोटी बातें मिल गई, कोई पेपर ने कुछ लिखा, किसी देश के दूसरे कुछ ने लिखा, इस देश में कुछ कोई बोला, तो वो पकड़ के, वो बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसा वो पकड़ लेते। लेकिन वो तो तिनका उनको बचाता नहीं, वो तिनके को ही डुबा देते, फिर दूसरा तिनका ढूंढने लगते। तो आप 6-7 महीने में, 2 साल में देखिए, तो राहुल गांधी किसी न किसी तिनके के सहारे जीना चाहते। और 84 में जो कुछ हुआ था वो क्या प्यार की वजह से हुआ था कि आपने इतने सिखों का कत्ल करवा दिया था? वो भी अब क्या नफरत बात थी। करें? 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिख विरोधी दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, वो नफरत का ही नतीजा था? वो कोई प्यार से तो आपने किसी को मारा नहीं था। नहीं, वो तो है ना, ये अपनी बात छुपाएंगे। अब वो पुरानी हुआ सो हुआ, सैम अंकल बोले थे ना, हम्म। सैम अंकल जो सैम पेट्रोडा है, वो तो गुस्से में आकर बोले थे चुनाव के पहले, हुआ सो हुआ, अब उसका हाँ क्या। अब ये बिल्कुल। बात देखो कि 84 का भूल जाओ, हम्म। लेकिन 2002 का याद रखना चाहिए, गुजरात में हुआ, या गांधी जी के बारे में हुआ, वो भूलना नहीं है। 84 का भूल जाओ। जी जी जी। ये बोलता हूं ना मैं कि ये सब एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये सब जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो वो जाके वहां बैठा है, कौन अपना विजय मल्ल्या, जी वो उधर के कोर्ट को बताए नहीं, उधर का जो जेल है ना वो नर्क जैसा है, मैं तो वहां नहीं रह सकता, ये मुझे मार डालेंगे। ये वैसे ही है, ये राजनीति में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नाम बड़े और दर्शन खोटे। ये कुछ करके नहीं दिखा सकते, तो गालियां देते रहेंगे। और लेकिन मोदी भाव, ने खुद भी एक बार बोला था कि उनका तो इतना हक बनता है, कम से कम गाली तो दे, और कुछ कर नहीं सकते, तो गालियां देंगे। लेकिन भाव, आप जब किसी से इस तरह की नफरत करते हैं, गालियां देते हैं, किसी को कायर बताते हैं, किसी को भ्रष्ट बताने की कोशिश करते हैं, इससे पॉलिटिक्स में कोई मदद मिलती है क्या किसी दल को या किसी नेता को? नहीं नहीं, फायदा तो कभी नहीं होता। एक एक बात है देखो, एक एक बात आपको बताओ, नफरत से ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बन जाती। हिटलर ने भी नफरत फैलाई थी, जू जू कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने नफरत फैलाई, उससे उनका ऑर्गेनाइजेशन बना। देखिए, तो ये जो होता है उससे क्या होता है कि इनको जो नफरत है वो अलग है, ये नफरत खुद से करे, मोदी से बिल्कुल नफरत नहीं करते। इस बारे में मैं राहुल गांधी से सहमत हूं। वो जो पार्लियामेंट में बोले थे 1 साल पहले, पहली लोक इसके पहले 16वीं लोकसभा में, कि मैं तो हम्म। प्यार वाला हूं, मैं नफरत भी, मैं आपकी नफरत निकाल दूंगा, और ये सब अपने में समा लेते। तो ये खुद की नफरत करते कि मैं इतना छोटा क्यों। कोई गाना है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वैसी बात है ये। तो उनको खुद के अपयश से नफरत है, और उस पर मात अगर करनी है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वो बोलते मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। तो ये मोदी समझ चुके, ट्रंप भी समझ चुके। अभी हम लोग यहाँ हिंदी पर नहीं बोलते, मैंने एक बार मराठी में उस पर वीडियो किया है, अभी इलेक्शन अमेरिका में है, तो ट्रंप इतने निश्चिंत क्यों है ये तो समझ लो। जी आपने डेमोक्रेट ने वहां जो नफरत फैलाई है, ब्लैक लाइव मैटर्स करके, बिल्कुल। तो उससे गोरों के बारे में जो नफरत फैलाई है, गोरे लोग जो है, तो उनकी पॉपुलेशन के आंकड़े आप देखो तो आपको समझेगा कि ट्रंप चुपचाप उस पर क्यों नहीं बात करते। सही बात। जैसे यहां हिंदुइज्म के बारे में कांग्रेस ने नफरत की चरम सीमा पार कर दी थी, लेकिन उससे तो मोदी की वोट बैंक बनी
कि कम से कम एक आदमी है जो टोपी नहीं लेता, तो वो जो नफरत से दुखी हुए लोग थे वो मोदी के पीछे इकट्ठे होते हैं। तो नफरत का फायदा है, वैसा तोटा भी है, लेकिन फायदा उठाना भी जरूरी है। इनके पास फायदा उठाने को कोई सिस्टम है नहीं, तो वो उस नफरत में ही डूबते गए हैं और समझ नहीं पाते उसमें से कैसे निकलूं। तो उनको लगता है जैसे शराबी आदमी होता है, वो बहुत शराब पीता है और रात को खाने पीने के बगैर सो जाता है, फिर सुबह उठता है तो उसकी नींद नहीं खुलती, बदन दुखता है, तो फिर एक पैग लेता है ना, फिर एक पैग लेता है। तो राहुल गांधी की हालत जी जी। वैसी है, कांग्रेस वालों की हालत वो है। तो शराब से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए और एक शराब का प्लेग पी लेते हैं। एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में ये कहा था खड़े होकर के कि ये वैसे ही है जैसे क्लास का सबसे फिसड्डी छात्र अव्वल छात्र के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, क्योंकि ये फिसड्डी हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं, पार्टी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और 2019 खैर तब तो अरुण जेटली नहीं रहे थे, या थे उसके बाद गए हैं शायद, लेकिन 2019 के चुनाव में तो ये अपना चुनाव भी हार गए अमेठी से। तो ये जब मोदी का कोई बड़ा ऐलान होता है, अभी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया, और एलओसी से लेकर के एलएसी तक जो भी आंख उठाएगा उसको हम उसी की भाषा में जवाब देंगे करके उन्होंने बहुत ठीक तरीके से अ, चीजों को देश के और विदेश के सामने भी रखा। उसके तुरंत बाद इस तरह का बयान आना इनका ये शो करता है कि जब भी मोदी राष्ट्र हित में कोई बड़ी बात कहते हैं, लोगों को आश्वस्त करते हैं, तब तब इनके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कि बीच में कुछ मैंने पढ़ी थी न्यूज, उसमें लिखा था कि कांग्रेस के ही लोग पूछने लगे कि इनको ये सब्जेक्ट निकाल कर कौन देता है। है। जी जी। कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी में भी उसकी चर्चा हुई, ऐसी मैंने न्यूज पढ़ी थी, शायद सन आनंद गार्डियन में वगैरह, आ, कि वहां भी आनंद पूछा शर्मा ने गया। कहा था कि आनंद शर्मा ने पूछा था, तो उनको भी पता नहीं चल रहा है ये कहां से लाते हैं। तो जी और एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि 5 6 साल 7 साल पहले जेएनयू में कोई एसएफआई के लोग थे, उत्तर प्रदेश के थे, रेडिकल्स थे, वो अभी जी। इनको ज्वाइन हुए, वो ज्वाइन हो गए, तो वही इनका पीआर क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन देने के काम वो करते हैं। जी तो जी। उनका तो माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है, इसमें तो यही तरीका आएगा। तो उसी से लेकर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, और जब तक चर्चा होती है वो खुश होते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई मीडिया पर ये आ गया, चर्चा हो गई, वो खुश है। उसका फायदा या उसका तोटा क्या है, नुकसान क्या है, वो देखते ही नहीं है। चर्चा में रहना चाहिए, जी जी। वो चर्चा में हमेशा रहते। भाव बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला इस विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।